कन्वर्जन से बहुत बड़ा खतरा है। और कन्वर्जन मुगलों के समय में भी हुआ और कन्वर्जन अंग्रेजों के समय में भी हुआ। जो जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। मुगलों ने तलवार के दम पे मठ मंदिर लूटा, अंग्रेजों ने कानून बना के मठ मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया। मुगलों ने तलवार के दम पे यहां पे धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया कि लोग मजबूर हो जाएं धर्मांतरण कराने के लिए। मुगलों ने तलवार के दम पे हमारे गुरुकुल वैदिक स्कूल को बंद कराया, अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया मैकाले ने, हमारे धीरे धीरे वैदिक स्कूल खत्म हो गए। तो जब तक अंग्रेजों के कानून हैं तब तक भारत सुरक्षित हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। इसलिए कहता हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, पिछले 11 साल में 1,500 कानून उन्होंने खत्म कर दिया है अंग्रेजों का। 225 कानून अभी बाकी है। अब 1,500 खत्म होने के बाद अब मैं उन 225 के पीछे पड़ा हुआ हूं और 2026 में कम से कम 100-125 कार्यक्रम कर करके पूरे देश में उन अंग्रेजी कानूनों को बताऊंगा और आशा करता हूं 2027 तक वो 100-225 कानून भी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने भी लगभग 50 सनातन विरोधी कानून बनाए। वो आज नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी बैठने की सिटिंग पावर, लिसनिंग पावर बहुत कम है। अगले कार्यक्रम में कहीं बताऊंगा, आप लोग कहीं यूट्यूब से सुन लेना। आज मैं केवल अंग्रेजी कानूनों की बात करूंगा। तो अंग्रेजों ने कानून बनाया 1894 में, इसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। आपको दिख रहा है कानून? देख रहा। अंग्रेजों ने कहा हम ये कानून बना रहे हैं और देश भर में हम कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान का ऑफिस बनाएंगे। ये वो कह रहे थे, ये उनके दिखाने वाले दांत थे, खाने वाले दांत कुछ अलग थे। उन्होंने पूरे देश भर में सिविल लाइन बनाई। जैसे दिल्ली में सिविल लाइन है, कानपुर में सिविल लाइन है, आप घूमते रहते होंगे, आपको बहुत सारे शहरों में सिविल लाइन नाम का मोहल्ला मिलेगा। उस पूरे देश में जितनी सिविल लाइन बनी है वो सब 1895, 1896, 1897, इसी 1894 वाले कानून के अंतर्गत जमीन एक्वायर करके बनी है। उनको 10 एकड़ जमीन चाहिए थी कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान का ऑफिस बनाने के लिए, लेकिन एक्वायर करते थे वो 1000 एकड़, 2000 एकड़ एक्वायर कर लेते थे। 2-3 ऑफिस बना दिया, बाकी सारी की सारी जमीन वो चर्चेज और मिशनरियों को दे दिया करते थे। कोई ऑब्जेक्शन ना करे इसलिए 99 साल की लीज पे दिया करते थे। भारत वालों को लगा अच्छा यार जमीन एक्वायर किया, 99 ईयर की लीज पे दे दिया है, 99 साल तो ये भागी जाएंगे, बाद में हमारी जमीन अपनी हो जाएगी। वो 99 साल वाली जमीन जिसकी लीज 1900 से शुरू हुई और 2000 आते आते खत्म हो गई है, 1 इंच जमीन वापस नहीं हो पाई। 1 इंच। अब वो क्या कर रहे हैं? उनको लग रहा है हिंदू समाज जाग रहा है। सूरत में भी इस पे चर्चा होगी बाद में, आज हो ही रही है इस कानून के ऊपर। अब वो इस बात से चिंतित हैं कि यार ये हमारी जमीन 99 साल की लीज तो पूरी हो गई, हम तो जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं, जबरदस्ती स्कूल बना के बैठे हैं, कॉलेज बना के बैठे हैं, हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए, कल को वापस हो सकती है। तो वो सिविल लाइन की जमीनें जहां कुछ ढांचा बना हुआ है वहां तो ठीक है, जो खाली जमीनें हैं उसकी प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन कम से कम 200 करोड़ रुपए बिस्वा बिकती है, इससे कम तो कहीं नहीं बिकती। अब मान लीजिए प्रयाग में 2 किलोमीटर एरिया में लंबा सिविल लाइन है, सारा खाली है, हाई कोर्ट बना है, 2-3 हॉस्पिटल स्कूल बने, बाकी सब एरिया खाली है। अब वो वहां की जमीन की प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो प्रयाग में 10 बिस्वा जमीन बेचा तो 20 करोड़ की बिक गई। लेने वाले कौन? जैन अग्रवाल माहेश्वरी मारवाड़ी, क्योंकि सिविल लाइन में घर बनाना है। आप ही लोग इतना पैसा दे सकते हो, हमारे पास थोड़ी इतना पैसा कि मैं सिविल लाइन में जाके जमीन खरीदूं। अब आपने क्या किया? 20 करोड़ रुपए देके सिविल लाइन में जमीन ले लिया, कोठी बनवा लिया, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। वो 20 करोड़ लिया और प्रयाग से 30 किलोमीटर दूर जाके, 25 किलोमीटर दूर जाके फूलपुर वाले एरिया में, हंडिया वाले एरिया में, कौशांबी वाले एरिया में उसने 20 एकड़ जमीन खरीद लिया, क्योंकि सिविल लाइन की 1 बिस्वा जमीन और बाहर के 1 एकड़ जमीन की कीमत लगभग बराबर है। फिर उसने 10 बिस्वा बेचा,
फिर उसने 20 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए और जाके बढ़िया उसके ऊपर स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, या चर्च बना दिया, कुछ और बना दिया। वहां भंडारा भी शुरू कर दिया, लंगर लगाना शुरू कर दिया, गरीबों को मुफ्त में इलाज, गरीबों को मुफ्त में शिक्षा। अब ये बताओ, वो चर्च और मिशनरियों के पास कहीं बाहर से किसी फंडिंग की जरूरत पड़ी क्या? जोर से बोलिए। कोई पैसा इकट्ठा करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। आप ही ने दे दिया, आप ही ने प्लॉट खरीद लिया, उनका काम हो गया। तो सिविल लाइन में जो 10 बिस्वा जमीन थी, जहां वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो 25 किलोमीटर दूर जाके 10 एकड़ के स्कूल पे बढ़िया एडमिशन ले रहे। और उसके बाद एक कांग्रेस ने 1992 में कानून बना दिया। कानून क्या बनाया कि जो माइनॉरिटी हैं, इनके स्कूल पे कोई राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होगा। राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होगा, इसका मतलब इनको 25% सीटें फ्री में भी नहीं देनी है। अब आप अगर भारत के हिंदू हैं और आप अगर स्कूल खोलेंगे, तो पहली बात तो आपको 40 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा 20 करोड़ की जमीन खरीदने के लिए, 20 करोड़ बनवाने के लिए। और जब आप 40 करोड़ में स्कूल बनवाएंगे तो किसी को फ्री में एडमिशन देंगे क्या? आपके पास बहुत बर्डन पड़ेगा, आपकी लागत नहीं निकल पाएगी। लेकिन उसका पूरा स्कूल भी फ्री में बन गया, कॉलेज भी फ्री में बन गया, मेडिकल हॉस्पिटल भी पूरी फ्री में बन गई। वो फ्री में दे सकता है कि नहीं? फ्री में इलाज कर सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए। वो सस्ता इलाज कर सकता है कि नहीं? वो फीस कम कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। और ऊपर से 1992 में कांग्रेस ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लगा के ये कह दिया, ये तो माइनॉरिटी है, इनके स्कूलों पे कोई नियम कानून लागू ही नहीं होगा। इसीलिए क्रिश्चियन स्कूल, क्रिश्चियन हॉस्पिटल धर्मांतरण के अड्डे बन गए। उनकी फीस 3000 है, तब भी बढ़िया स्कूल चल रहा है, क्योंकि शुरू में लागत तो कोई आई नहीं। आपको 10,000 रुपए फीस रखना पड़ेगा। अब ये बताओ, जिसको बच्चे को पढ़ाना है, आपके स्कूल में पढ़ाएगा या मिशनरी स्कूल में पढ़ाएगा? जोर से बोलिए जरा। ये हो रहा है भारत में, ये हो रहा है भारत में। फिर 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया, मिशनरियों को बाहर निकाल दिया। इसके अलावा मिशनरियों को बेनामी फंडिंग हो रही है, विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है, उनको हवाला के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। उसके बाद उनको 2010 में कांग्रेस ने जाते जाते एक और कानून बना दिया, उसका नाम है FCRA। इस FCRA जरिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। उसके बाद उनको ब्लैक मनी से फंडिंग हो रही है। उसके बाद उनको बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है। भारत में बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जिनका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, चीन में है, या न्यूयॉर्क में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, दुबई में है, अरब में है। और वो बैंकें वहां से पैसा भेज रही हैं, RBI का सॉफ्टवेयर तक नहीं पकड़ पा रहा है। ज्यादा डिटेल करना हो तो आप गूगल करना, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, उस पर मेरी एक अलग PIL चल रही है। तो विदेशों से फंडिंग आ रही है, वित्त मंत्रालय नहीं पकड़ पा रहा है, RBI नहीं पकड़ पा रहा है, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 1949 का बैंकिंग एक्ट चल रहा है। पंजाब में जो धर्मांतरण हो रहा है, वो लोगों को नशेड़ी बना बना के दिया जा रहा है। जब कोई नशेड़ी हो गया तो इधर रहे उधर रहे कोई फर्क पड़ता है क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे होशो हवास में रहेगा तभी इधर रहेगा, जब नशेड़ी हो गया जो उसको नशा देगा उधर जाएगा। तो पंजाब में धर्मांतरण नशे के कारण हो रहा है, नशेड़ी बना बना के हो रहा है। उसका मूल कारण है घटिया कानून। तो धर्मांतरण रोकना है तो पहले आपको इतने कानून बदलने पड़ेंगे। ये कानून आप बदल सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। ये आप बदल सकते हैं क्या? नहीं। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए कानून है, आपको दिख रहा है, इसके ऊपर लिखा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इस कानून में आज तक लिखा ही नहीं गया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए कहीं पे पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों पे NSA लगाती नहीं है। धर्मांतरण लॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी है। जोर से बोलिए। और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास कानून है जिसका नाम है UAPA। लेकिन इस कानून में लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसलिए धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों पे UAPA लगता ही नहीं है। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। यार इतना स्लो क्यों बोल रहे हैं? धर्मांतरण ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज है?
और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस एक्ट है, ऐसे अलग अलग राज्यों के पास कानून है। लेकिन हमारे विधानसभाओं ने कभी विधानसभा में चर्चा करके कन्वर्जन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर ही नहीं किया, इसलिए पुलिस न मकोका लगाती है न गुजकोका लगाती है। धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, यह बहुत बड़ा भ्रम है, यह हमें झूठ पढ़ाया गया। मुगल केवल और केवल इस्लाम को प्रमोट करने आए थे, सत्ता तो उनके लिए साधन था। ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने नहीं आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के लिए रास्ता बनाने आई थी। और अंग्रेज रूल करने नहीं आए थे, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। इसलिए भारत के हम 9 राज्यों में अगर आज अल्पसंख्यक हैं, उस 9 राज्यों में से 2 राज्यों में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है और 7 राज्यों में क्रिश्चियन मेजॉरिटी में। यह धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ कि नहीं हुआ? आप नहीं, आपको कंफ्यूजन होगा, एक्ट ऑफ टेररिज्म कैसे हो गया? तो मैं बताता हूं कैसे हुआ। इतनी बड़ी संख्या में यहां पे हिंदू बैठे हुए, अब हिंदुओं की संख्या कम करने का 2 रास्ता है। या तो इसमें से 50% को गोली मार दे, हिंदू कम, या इनको कन्वर्ट करके उधर के पाले में ले ले। कन्वर्ट कर दे तो कन्वर्ट करने से भी कम। तो ये बताओ, ये धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और एक्ट ऑफ टेररिज्म के लिए बीएनएस में सेक्शन 113 है, लेकिन उस बीएनएस के सेक्शन 113 में लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि कन्वर्जन ऑर्गेनाइज क्राइम है। यह धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, यह इनडायरेक्ट वॉर है, यह हमारी जमीन पे, हमारे संपत्ति पे कब्जा करने की साजिश चल रही है। और यह केवल भारत के अंदर से साजिश नहीं हो रही है, इसके हैंडलर बाहर बैठे हुए। इस्लामिक कन्वर्जन भी विदेशियों के इशारे पे हो रहा है और क्रिश्चियन कन्वर्जन भी विदेशियों के इशारे पे हो रहा है। यह अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है और इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 147 है, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि कन्वर्जन इनडायरेक्ट वॉर है। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा हो, जो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा हो, उसके लिए सेक्शन 152 है, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण हमारी संप्रभुता एकता अखंडता के लिए खतरा है। और जब लिखा ही नहीं है तो पुलिस लगाएगी नहीं। और पुलिस, और एक कारण है न लगाने का, क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। इस पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है। यूपी की पुलिस का बिहेवियर अलग है, गुजरात की पुलिस का बिहेवियर अलग है, बंगाल की पुलिस का बिहेवियर अलग है और पंजाब की पुलिस का बिहेवियर अलग है। क्या पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम कर रही है क्या? जोर से बोलिए। नहीं। क्यों? क्योंकि 1861 का मैकाले द्वारा बनाया गया कानून चल रहा है। तो जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा तब तक धर्मांतरण रुकेगा क्या? जोर से बोलिए। हमारा संविधान कहता है नागरिकता देने, नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। चाचा जी ने 1955 में एक नागरिक सिटीजनशिप एक्ट बनाया भी, लेकिन ऐसा कानून बनाया, आज तक करोड़ों घुसपैठियों को भारत की नागरिकता मिल गई, किसी एक भी व्यक्ति की नागरिकता खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए। किसी अलगाववादी की नागरिकता खत्म हुई? किसी आतंकवादी की नागरिकता खत्म हुई? किसी जिहादी की नागरिकता खत्म हुई? किसी पत्थरबाज की नागरिकता खत्म हुई? किसी बलात्कारी की नागरिकता खत्म हुई? नहीं। ऐसा कानून है, नागरिकता सबको दे रहा है, किसी की ले ही नहीं रहा। इसको आप बदल सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो धर्मांतरण रोकने के लिए आपको इतने कानून बदलने पड़ेंगे। ये दिख रहा है आपको? इतने। और ये आप नहीं बदल सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने सांसद और विधायक को पकड़िए, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो इन विषयों को विधानसभा में उठाएं, इन विषयों को राज्यसभा में उठाएं, इन विषयों को लोकसभा में उठाएं। उनके पास 0 आवर में सवाल पूछने का अधिकार है, उनके पास क्वेश्चन आवर में सवाल पूछने का अधिकार है, उनके पास प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का अधिकार है। संसद, साल में 3 संसद के सत्र होते हैं, 3 विधानसभा के सत्र होते हैं। अगर हर सांसद, हर विधायक साल में 3-3 बार सवाल पूछना शुरू करे, 3-3 बार प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना शुरू करे,
तो चीजें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? जोर से बोलिए जरा। मैं दवाई तो बता सकता हूं, किस बीमारी की क्या दवाई है, लेकिन मैं दवाई बना नहीं सकता हूं। दवाई बनेगी संसद में और विधानसभा में। तो इस दवाई की मांग कौन करेगा? केवल मैं करूंगा कि आप भी करेंगे? केवल मेरे बच्चों को खतरा है या आपके बच्चों को खतरा है? केवल मेरे मकान को खतरा है कि आपके मकान को खतरा है? और एक बात याद रखिएगा, अभी साबू जी ने बहुत अच्छा कहा, 3-3 बच्चे पैदा करो। क्यों करो, उसका दूसरा कारण मैं बता रहा हूं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जोर से बोलिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी